गुड इवनिंग। और आज 20 तारीख 20/12/2022 है, जो आज खान सर का यूपीएससी का आज थर्ड क्लास हुआ है, जो मणिकांत सर लिए हैं हिस्ट्री का। और काफ़ी बढ़िया पढ़ाए हैं सर। मतलब आज स्टार्टिंग में क्या क्या पढ़ना आगे वो पूरा बढ़िया बताएं हैं सर। तो आज क्या क्या बताएं हैं सर, आज उसका हम रिवीजन करते हैं। कुछ नोट्स बनाए हैं। जब सर पढ़ा रहे थे तो हम नोट्स बना लिए थे, तो हम रिवीजन कर रहे हैं क्या क्या पढ़ाए हैं और आगे क्या क्या बताने वाले हैं। उसका हम एक एक ब्रीफली जिससे हम बोलते हैं पढ़े हैं बताए हैं सर। तो आज हम कुछ लिखे हैं मेन मेन चीज़, तो हम बताते हैं क्या क्या लिखे हैं। और ये इतिहास का खंड है, ठीक है। और इतिहास का तैयारी, इतिहास के अध्ययन अध्ययन का अर्थ है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। इसका एक निरंतरता परिवर्तन, मतलब इसका कंटिन्यूसली कंटिन्यूटिंग इसमें बदलाव क्या आता है वही हमको इसमें पढ़ना है। और यही सब बता रहे थे कि ये इसका एक महज एक दृष्टिकोण सिद्ध करने का उदाहरण है। और परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करने के लिए इतिहास को निम्नलिखित उपखंडों में विभाजित कर आवश्यक है। इसमें सर बता रहे थे कि इसमें 4 खंड होते हैं। ये जो बदलाव और परिवर्तन जो होता है अतीत से लेकर, मतलब सबसे लास्ट से लेकर अभी तक जो बदलाव आता है, क्या क्या मेन चीज़ होता है, जिसमें 4 टाइप का है। जे राजनीतिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है। ये 4 टाइप का होता है। और जिसमें हम राजनीतिक में हो गया राजनीतिक विस्तार, प्रशासन। और दूसरा हो गया आर्थिक में कृषि, शिल्प, वाणिज्य, व्यापार, मुद्दा, अर्थव्यवस्था एवं नगरीकरण। और तीसरा है सामाजिक में वर्ण एवं जाति, महिलाओं, जिसमें हो गया सामाजिक में हो गया वर्ण एवं जाति, महिलाओं और शुद्धों एवं अछूतों का दशा। और उसके बाद होता है 4th में सांस्कृतिक मुझे पढ़ना है दोस्तों। धर्म व दर्शन, भाषा एवं साहित्य, और एक है कला। इसमें मुझे ये 4 खंड में पढ़ना है। और एक सर बता रहे थे कि परिवर्तन जो होता है उसमें एक डायग्राम के अनुसार समझा रहे थे, जिसमें 2 डायग्राम समझाए हैं सर, डायग्राम 1 और डायग्राम 2। जिसमें सबसे एक था, मतलब सबसे बाहर का पार्ट जिसे हम बोलते हैं ये राजनीतिक, और उसके अंदर का पार्ट बोलते हैं हम आर्थिक, और उसके अंदर का पार्ट बोलते हैं हम ये सामाजिक, और सबसे अंदर का पार्ट होता है वो मतलब ये सांस्कृतिक है। डायग्राम 1 और डायग्राम 2 में भी मतलब सेम है, थोड़ा सा बदलाव है इसमें कि राजनीतिक और सामाजिक, उसके बाद सामाजिक आ गया और सांस्कृतिक, और लास्ट में जो है आर्थिक, जो आर्थिक का महत्वपूर्ण बहुत कम है सेकंड डायग्राम में। वही डायग्राम के अनुसार समझाए हैं और बताए हैं कि परिवर्तन ये क्या दर्शाता है। ये डायग्राम के मतलब बताने का मतलब है कि क्या बताएं हैं सर। और ये जो सबसे बाहर का जो है ये राजनीतिक जो होता है कि बहुत जल्दी तीव्र गति से बदलाव आता है उसमें। जैसे हो गया, आप समझ ले, जैसे कि हो गया है कि मतलब अभी जो गवर्नमेंट है बीजेपी गवर्नमेंट है, उसके बाद 5 साल 10 साल मैक्सिमम से 5 से 10 साल और आगे भी रह सकता है, लेकिन इसमें बदलाव आ सकता है। कोई दूसरा पार्टी आ गया, कांग्रेस आ गया, अदर पार्टी भी आ सकता है। इसलिए ये एक तरह से योजना है, मतलब ये बदलाव तीव्र गति से होता है। और उसके बाद उससे कम गति से होता है क्या, उससे कम गति से होता है यह आर्थिक व्यवस्था जो होता है परिवर्तन बहुत उससे कम धीमा होता है। फिर उसके बाद हो गया आर्थिक, बाद सामाजिक का हो गया है कि सामाजिक परिवर्तन उससे भी धीमा होता है। जैसे कि हम यूपीएससी क्लास कर रहे हैं, उसमें मेरा अंदर सामाजिक बदलाव आएगा। जितना भी लड़का लोग, मतलब जितना स्टूडेंट लोग, कैंडिडेट लोग ये मतलब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसमें क्या बदलाव आता है वो मतलब धीरे धीरे बदलाव क्या आता है ये बताया गया है। और सांस्कृतिक में है कि उससे भी बहुत कम, मतलब उससे भी बहुत कम धीमे से ये मतलब ये बदलाव आता है। बस वही बताया गया है। और उदाहरण के लिए इसमें बताया गया है कि उदाहरण के लिए अगर मध्य गंगा घाटी का कृषि अर्थव्यवस्था प्रचार जो मध्य घाटी था गंगा जी का, वहाँ पर जो कृषि व्यवस्था, जो कृषि
जो कृषि व्यवस्था का जो प्रचार अति हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, और जिसका बौद्ध धर्म का ये बहुत योगदान है। तो वही बताया गया है कि यहाँ पर अर्थव्यवस्था का बौद्ध धर्म का भी मतलब वहाँ अर्थव्यवस्था मतलब कृषि अर्थव्यवस्था का मतलब बदलाव आया, तो उसमें ऑलरेडी उसमें बौद्ध धर्म का भी मतलब बौद्ध धर्म का भी वहाँ पर विकसित हुआ है उनका जनजाति। और वही इतिहास लेखन में मुझे आगे पढ़ना है इतिहास के अध्ययन एवं प्रचलित विभिन्न दृष्टिकोण। इसमें हो गया पर्चवादी और हो गया उपयोगितावादी, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी और संशोधनवादी। इसमें 5 तरह का हो गया ये दृष्टिकोण। फिर उसके बाद है अतीत और वर्तमान के बीच संवाद। अतीत का व्याख्या के क्रम में अतीत को वर्तमान से जोड़कर देखने का प्रयास अथवा प्राचीन काल की घटनाओं को मध्यकालीन एवं आधुनिक घटनाओं को तुलना। उसके बाद हो गया आधुनिक भारत। जब मणिकांत सर मतलब आधुनिक भारत से क्लास स्टार्ट करेंगे, तो इसमें क्या क्या बदलाव आता है आधुनिक भारत में, तो वही बताया यहाँ पर है। और आधुनिक भारत का इतिहास एक परिचय, जैसे हो गया 18वीं शताब्दी का ये पूर्वार्ध, जिसमें हो गया भारत का राजनीतिक परिदृश्य, मुगल साम्राज्य का विघटन तथा क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव, मराठा क्यों मुगल साम्राज्य को विकल्प नहीं दे सके। फिर उसके बाद हो गया आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन, क्या यह अंधकार का युग तथा अथवा पतन का काल था, जिसमें यहाँ बताया गया है कि पानीपत का तीसरा युद्ध मतलब 1761 में लड़ा गया था। तो क्या कारण था कि इतनी अधिक साम्राज्य परंपत्ति लड़ाइयाँ पानीपत में ही क्यों लड़ी गई। कुछ कारण था जो इतना मुझे आगे पढ़ना है, तो ये तो ब्रीफली शॉर्ट में बताया गया है। जो आगे मुझे ये सब पढ़ना है इसके बारे में बताया गया है, तो हम वही सर जो बताए हैं वहाँ यहाँ पे हम रिवीजन कर रहे हैं। और बच गया आधुनिक भारत का एक परिचय, जिसमें 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध ब्रिटिश शासन का स्थापना तथा विस्तार। जो ब्रिटिश शासन का स्थापना तथा विस्तार, जो फर्स्ट टाइम जब इंडिया में जो ब्रिटिश लोग आया था, तो उसका यहाँ पर मतलब के बाद ये बिजनेस करने आया था ये, फिर इसके बाद ये मतलब इसका विस्तार कर लिया, पूरा अपना एरिया कब्जा कर लिया ये। फिर ब्रिटिश कंपनी कैसे व्यापारिक से राजनीतिक ओर ले गए और राजनीतिक शक्ति के रूप में तब्दील हो गई। मतलब ये अपना ब्रिटिश कंपनी जो था ये मतलब यहाँ तो इंडिया तो बिजनेस करने आया था, मतलब व्यापार करने आया था, लेकिन यहाँ उसको प्रॉफिट लगा, तो यहाँ अपना मतलब राजनीतिक मतलब बना लिया, यहाँ पॉलिटिक गेम खेलने लगा और यहाँ पर अपना कब्जा कर लिया। उसके बाद है किन कारणों से ब्रिटिश फ्रांसीसी शक्ति के विरुद्ध सफल रहे। मतलब ब्रिटिश से पहले भी यहाँ इंडिया में फ्रांस के व्यापार आए थे, यहाँ पर आए थे यहाँ पर मतलब बिजनेस करने के लिए, जिसके कारण यहाँ पर कंपटीशन बढ़ गया ब्रिटेन और फ्रांस में, जिसके कारण ये ब्रिटिश और फ्रांस मतलब लड़ाई हुआ था दोनों में, और ब्रिटिश यहाँ पे जीत गया और फ्रांस को लास्ट में उसको जाना पड़ा इंडिया छोड़कर। और इसके कारण फिर ये इसका मतलब ब्रिटिश का कब्जा हो गया पूरा इंडिया पर। और वही फिर है भारतीय राज्य ब्रिटिश शक्ति के विरुद्ध क्यों सफल नहीं हो सकी। तो मतलब देखिए अगर हम जब ब्रिटिश राज था तो ऑलरेडी इंडिया था, तो इंडिया का कुछ मतलब यहाँ व्यापार होगा, इंडिया को होगा ही होगा, तो ये दोनों में कंपटीशन होने लगा, तो किसी कारण से ये मतलब ब्रिटिश का ही ओर झुकने लगा। फिर क्या रहा हुआ क्या ब्रिटिश ने भारत को बेखबरी के दौर में ही जीता। क्या ब्रिटिश ने भारत का मुक्तिदाता की भूमिका निभाई। फिर वही उपनिवेश का प्रथम चरण, फिर इसके बाद सर बताएंगे उपनिवेश का प्रथम चरण। जो प्रथम चरण में है क्या, वाणिज्य चरण, द्वितीय में है औद्योगिक चरण और तृतीय में है क्या
द्वितीय तृतीय में है वित्तीय चरण। ये 3 चरण है उपनिवेश का। उपनिवेश का पहला चरण है क्या, वाणिज्य चरण, दूसरा है औद्योगिक चरण और तीसरा है वित्तीय चरण। इसमें भी बताया गया है और आगे मुझे पढ़ना है ये सब के बारे में। और फिर भारतीय राष्ट्रवाद, जिसमें आधे आधे राष्ट्रवादी और 1857 के महाविद्रोह और आधुनिक राष्ट्रवादी का आंदोलन, ये सब मुझे पढ़ना है आगे, जो अभी तो शॉर्ट शॉर्ट में हम पढ़ रहे हैं। और फिर इसके बाद मुझे पढ़ना है ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तारत एवं राष्ट्रवाद निर्माण, जिसमें हो गया विभाजन, हिंसा एवं दंगे तथा भारत की राजनीति एवं विशेष नीति का इसका प्रभाव, देशी रियासतों का विलय एवं राष्ट्र निर्माण, एक नए संविधान का माध्यम से एक औपनिवेशिक समाज का प्रजातांत्रिक समाज के रूप में उपरांतरण, भारतीय राष्ट्र के बहुलवादी चरित्र के समझ, राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा नीति, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला, उन लोगों को जो समाजवाद तथा उपनिवेशवाद की चक्की में पीस रहे थे सामाजिक न्याय प्रदान करना, भारतीय अर्थव्यवस्था की पुनर्रचना, कृषि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, भूदान आंदोलन, हरित क्रांति, सिंचाई का विकास, नेहरूवादी आर्थिक मॉडल एवं आर्थिक नियोजन, स्वतंत्र विदेश नीति के माध्यम से भारत को पहचान के स्थापित करना। अब आते हैं विश्व इतिहास। विश्व इतिहास में मुझे पढ़ना है। और विश्व इतिहास में मुझे क्या पढ़ना है, इसमें तैयारी की विशिष्ट नीति जो बता रहे थे सर। विश्व इतिहास का अध्ययन का अर्थ है परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करना तथा इस क्रम में अतीत से वर्तमान तक का विकास को रेखांकित करना। परिवर्तन के प्रक्रम को समझने के लिए निम्नलिखित फॉर्मूलों का उपयोग करना, जैसे वैचारिक परिवर्तन हो गया, ये उसके बाद राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन, फिर सामाजिक परिवर्तन के बाद वैचारिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन। ये मतलब एक तरह से हो गया कि मतलब ये एक दूसरे से ये इंटरकनेक्ट है, ठीक है। फिर अध्ययन का विशिष्ट तरीका, अध्ययन का लंबवत पद्धति, टॉपिक विशेष की गहराई से अध्ययन, अमेरिका की क्रांति पढ़ना है, फ्रांस की क्रांति पढ़ना है, प्रथम विश्व युद्ध जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बारे में पढ़ना है। अध्ययन का 37 एक विशिष्ट तरीका और एक 37 दृष्टिकोण है। एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से जोड़ने हेतु सर मणिकांत सर एक बात ये बता रहे थे कि मतलब एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक कैसे कनेक्ट होता है, इसी बारे में मुझे पढ़ना है। इसी तरह से मैं मतलब ये एक दूसरे से यूपीएससी क्या है कि प्रीलिम्स मेंस और यहाँ पर इंटरव्यू एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। तो वही सर ये टॉपिक क्या बता रहे हैं कि एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहता है, ये परिवर्तन होता है। फिर उसके बाद अमेरिका क्रांति, फ्रांस क्रांति, राष्ट्रवाद, प्रथम विश्व युद्ध, ये क्या है एक दूसरे से ये कनेक्ट है। उदारवादी चरण, फिर उग्रवादी चरण, गांधीवादी चरण, ये सब मुझे पढ़ना है। जो ये सर मणिकांत सर बता रहे थे पूरा, जो हम ये अपना जो सर नोट्स दिए हैं फ़ोन में उसको हम ये सब पढ़े हैं पूरा, और हम क्लास भी किए सर को, और कुछ समझ में आया, कुछ समझ नहीं आया। और देखते हैं नेक्स्ट क्लास में मुझे क्या सीखना मिलता है। उसके बाद हम रिकॉर्डिंग करेंगे, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करेंगे कि क्या मेरे अंदर चेंज आता है और क्या बदलाव आता है ये यूपीएससी कोर्स में, यूपीएससी के मिशन में। सर यह एक मिशन है, सर बता रहे थे यह एक मिशन है, आप मिशन में जुटना है, मुझे चेंज लाना है, पूरा बदलाव लाना है, पूरा इंडिया में बदलाव लाना है। तो देखते हैं।